दोस्तों, सवाल जवाब की इस एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां हम आप ही में से कुछ एक लोगों के सवाल लेते हैं जो सभी के लिए काफी जरूरी होते हैं। और आज का सवाल भी बिल्कुल डिस्कशन करने लायक है, बहुत जरूरी है। सवाल ये पूछा गया है कि आईपीसी और सीआरपीसी में क्या फर्क होता है। लेकिन एक मिनट, जैसा कि आपको पता होगा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने संसद में 3 बिल पेश किए हैं, जहां पे 3 चीजों के नाम बदलने की बात हुई है। एक है आईपीसी, एक है सीआरपीसी और एक है आईएई। आईपीसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन पीनल कोड, जिसे हिंदी में भारतीय दंड संहिता व उर्दू में ताज़ीराते हिंद कहा जाता है। आपने कई सारी मूवीज में नाम सुना होगा। इसका नाम बदल के बीएनएस कर दिया गया है, यानी कि भारतीय न्याय संहिता। इसी के साथ सीआरपीसी का फुल फॉर्म होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसको हिंदी में आपराधिक प्रक्रिया संहिता भी कहते हैं। इसका नाम बदल के बीएनएसएस यानी कि भारतीय नागरिकता सुरक्षा संहिता कर दिया गया है। और आखिर में आईईए यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट जिसको हम कहते हैं, उसका नाम बदल के बीएसए यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम कर दिया है। ये एविडेंस से जुड़ा हुआ है, सबूत से जुड़ा हुआ है। तो इन तीनों का नाम बदल दिया गया है। साथ ही इसमें कुछ धाराओं में चेंज किए गए हैं, मतलब कुछ एक धाराओं के नंबर बदल दिए गए हैं। जैसे पहले 511 धाराएं थी, अब 356 हो गई है। मुख्य बदलाव 175 धाराओं के अंदर किए गए हैं। 8 नई धाराएं लाई गई हैं, 22 धाराओं को निरस्त कर दिया गया है। तो ऐसे में कुछ एक बदलाव ये 3 बिल लेके आए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सब तो कॉलोनियल पीरियड के नामों को बदलने की बात हो रही है। हालांकि काम इसके अंदर वैसा ही होने वाला है, क्योंकि जुडिशरी चलती ही इस पे है, तो इसको तो क्या ही बदलेंगे। हालांकि कुछ एक बदलाव जरूर आए हैं इसके अंदर, वो आगे की वीडियोस में मैं जरूर कवर कर दूंगा। फिलहाल आपका समझना जरूरी ये है कि आईपीसी और सीआरपीसी में फर्क क्या है। देखो, पहले तो एक चीज समझ लो कि 2 तरीके के कानून होते हैं, यानी कि कानून में 2 तरीके की टर्म्स होती है। एक होता है मौलिक कानून, जिसको आप सब्सटेंटिव लॉ भी कह सकते हो अंग्रेजी में, और एक होता है प्रक्रिया कानून यानी कि प्रोसीडरियल लॉ। कहने का मतलब यह है कि एक मूल कानून है, मौलिक कानून है। अगर कोई अपराध हुआ है तो उस अपराध का दंड जो है वो इस मौलिक कानून से दिया जाएगा। अब जो दंड दिया जा रहा है उसकी भी कोई प्रक्रिया तो होगी ना, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है तो उसके साथ क्या होगा, कैसे होगा, ये सारी प्रक्रिया भी तो जरूरी है। तो वो प्रक्रिया जो है वो प्रक्रिया कानून के अंदर बताई जाती है। बस इन्हीं दोनों शब्दों के अंदर आप आईपीसी और सीआरपीसी को समझ सकते हो। इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझाता हूं, जिससे आपके दिमाग में चीज बैठ जाए। मान लो कि एक बैंक है जो कि रात के टाइम पे है, और एक बैंक है जो कि दिन के टाइम पे है। सेम बैंक है, आप समझ लो। होता यह है कि रात को 2 लोग आते हैं, वो इस बैंक को खोलते हैं और इस बैंक का सारा पैसा निकाल लेते हैं। ठीक, दिन में क्या होता है कि 5 लोग आते हैं और 5 लोग अंदर घुस जाते हैं बैंक के अंदर, सबको धमकाते हैं और पैसा निकाल लेते हैं। दोनों ही स्थितियों में अपराध हुआ है, लेकिन सवाल ये उठता है कि कौन सा अपराध हुआ है। इस चीज़ को देखना ज़रूरी है। अगर आप ये कहो कि दोनों जगह चोरी हुई है तो गलत बात है। अगर आप ये कहो कि दोनों जगह लूट हुई है तो भी गलत बात है। देखो, जहाँ पे 2 लोग रात में गए थे वहाँ उस समय कोई था नहीं, तो किसी को धमकाने की ज़रूरत नहीं थी। चुपचाप गए वहाँ पे, उन्होंने ताला तोड़ा और वहाँ से पैसे लेके आ गए, तो वो चोरी करके आए हैं। करेक्ट। वहीं ये जो 5 लोग दिन में गए हैं, इन्होंने वहाँ जाकर के लोगों को धमकाया है। मैनेजर को धमकाया होगा, एम्प्लॉयज़ को धमकाया होगा, लॉकर वाले को धमकाया होगा, और सारे के सारे पैसे जो हैं वो निकाल लिए, वो लेकर के निकल गए। तो ये क्या होगा? इसे आप कहोगे डकैती। ध्यान देना, डकैती। अब एक तीसरी कंडीशन ले लीजिए इसी बैंक की, दिन के टाइम पे, कि इस बार 2 लोग वहाँ जाते हैं, 2 लोग मैनेजर को धमकाते हैं, बाकी लोगों को धमकाते हैं, पैसे लेके आ जाते हैं। इस बार कौन सा अपराध हुआ है? डकैती नहीं हुआ है, इस बार हुई है लूट। क्यों? क्योंकि आईपीसी ये कहता है कि अगर डकैती हुई है तो डकैती में कम से कम 5 अपराधी होने चाहिए, वरना अगर 5 अपराधी नहीं है तो लूट हुई। यहाँ पे रात वाले टाइम पे किसी को धमकाया नहीं है, किसी की जान की धमकी नहीं दी है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे हुई है चोरी। तो आईपीसी का काम क्या है? अपराध को पहचानना और उस अपराध के लिए क्या सजा होती है वो सजा देना। आपने किसी डाकू को कभी अकेले आते हुए देखा है किसी मूवी के अंदर? नहीं ना। डाकू हमेशा झुंड में आते हैं, टोली में आते हैं। तो डकैती हमेशा 5 लोगों से ज़्यादा लोग करते हैं। तो आपको एक चीज़ समझनी होगी कि आईपीसी की जितनी भी सेक्शंस है, जितनी भी धाराएं हैं, जो कि आज बीएनएस बन चुका है, उन सब के अंदर क्या अपराध हुआ है इसके बारे में चीज़ें बताई गई हैं। आपने कोर्ट में भी देखा होगा कि पहले पुलिस जो है वो चार्जशीट देती है, वकील के माध्यम से बनवाती है, जो भी सरकारी वकील है, कि चार्जशीट तैयार करो कि इसने कौन कौन सा अपराध किया है। उसके बाद उस अपराध को सिद्ध किया जाता है। लेकिन अब सवाल ये
ये उठता है कि हर एक अपराध के लिए की पहचान कैसे होगी। ये सारी चीज़ें आईपीसी के अंदर लिखी हुई है, जो मैं कहूँगा बिल्कुल लिखी है, लेकिन ये आज की नहीं लिखी हुई है, ये लिखी है 1860 की। मैं आपको बता दूं कि भारत में जब भारत गुलाम था, स्वतंत्र नहीं था, तो 1834 में पहला कानून आयोग बना था, कानून विभाग बना था, लॉ कमीशन जिसको आप कह सकते हैं। उसके जो हेड बने थे वो लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकॉले बने थे। ये नाम आप याद रख सकते हैं, लॉर्ड मैकॉले के नाम से वो इसके हेड थे, और उन्होंने ही आईपीसी को तैयार किया था। क्यों किया था, इसको ज़रा ध्यान से समझो कि उस टाइम पे भारत में अलग अलग रियासतें चलती थी, हर रियासत का अपना कानून था, हर रियासत अपने अपने हिसाब से अपराधी को सजा देती थी। तो ऐसे में लॉर्ड मैकॉले ने एक ड्राफ्ट तैयार किया कि हमारे पास एक ऐसा लॉ सिस्टम होना चाहिए जो सभी के लिए इक्वल हो और सभी को एक तरीके से सजा दे सके। ऐसा करने के पीछे उनके मेनली 3 उद्देश्य थे। पहला तो ये था कि वो सभी लॉस और सभी दंड के विधानों को एक जगह लाना चाहते थे। ऐसा नहीं है कि इस रियासत में कुछ अलग चल रहा है, दूसरी रियासत में कुछ अलग चल रहा है। दूसरा ये है कि वो हिंदू और मुस्लिम के अलावा जितने भी लोग यहाँ रहते थे उनके लिए क्या कानून होगा वो तय करना चाहते थे, क्योंकि हिंदू समाज के अपने लॉस थे, मुस्लिम समाज के अपने लॉस थे, बाकियों का क्या होगा तो वो उन्हें वो तय करना था। और तीसरा ये कि उन्हें सिविल और क्रिमिनल कानून को अलग अलग बनाना था, कि सिविल के लिए सजाएं अलग हो और क्रिमिनल के लिए अलग हो। आपको पता है दीवानी मामले होते हैं उसमें कोई कब्जा हो जाता है या फिर ऐसा कोई मामला आता है, वहीं जो क्रिमिनल मामले होते हैं उसके अंदर हत्या हो सकती है, लूट बहुत बड़ी हो सकती है, नुकसान पहुंच सकता है किसी को, तो अलग अलग प्रावधान बनाना इनके लिए ज़रूरी था। तो इस तरीके से आईपीसी बना। याद रखिए आईपीसी का काम क्या है, आप अपराध को पहचानेंगे और उसका दंड अपराधी को देंगे। अब आ जाओ सीआरपीसी के ऊपर। इसका फुल फॉर्म मैंने क्या बताया था, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, यानी कि जो प्रक्रिया कानून है। अब अगर किसी को सज़ा मिली है तो यकीनन उस सज़ा का कोई प्रक्रिया तो होगी ना, कि भाई अगर आपने किसी को गिरफ्तार कर लिया तो गिरफ्तार आप करोगे, फिर उसको जेल में आप रखोगे, उसकी पेशी भी आपको करवानी पड़ेगी। अगर वो बेल चाहता है तो उसके लिए भी आपको मौका देना पड़ेगा, और अगर वो जेल भी गया है तो कितने समय से कितने समय तक काटेगा। तो इस सब की कोई प्रक्रिया भी तो होती है ना, तो उस प्रक्रिया को हम सीआरपीसी के अंतर्गत देखते हैं। तो सीआरपीसी में क्या है, पूरी प्रक्रिया आती है कि अपराध की जांच करो, पेशी देखो, सबूतों को जमा करो, अपराधी की या फिर निर्दोष है ये पता करो, उसके बाद सज़ा की प्रक्रिया दिखाओ, उसको मतलब समझाओ। तो ये सारी चीज़ें इसी के अंतर्गत आती हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसा किया क्यों गया। इसके 3 बड़े कारण थे। पहला तो फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल का मतलब क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति है उसको आपने अलग तरीके से ट्रीट किया है, मतलब उसको अलग तरीके से आप देख रहे हैं, दूसरे को अलग तरीके से देख रहे हैं, ये ठीक नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, फेयर ट्रायल देना है। दूसरा ये है कि किसी भी तरीके की देरी को टालो। कभी कभी क्या होता है, किसी के मामले को बहुत लंबा खींच लिया जाता है ज़बरदस्ती, तो ऐसा नहीं करना है। कोर्ट का भी टाइम बचाओ, दूसरे लोगों का भी टाइम बचाओ, इस पर अननेसेसरी डिले नहीं करवाना है। और तीसरा क्या है कि कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ इस प्रक्रिया को। क्यों? क्योंकि जो गरीब आदमी है वो नहीं समझ पाता है इतनी लंबी प्रक्रिया। जटिल मत बनाओ उसको, आसान बनाओ, पारदर्शी बनाओ। तो सीआरपीसी ये काम करती है। तो अब आपको समझ में आया कि आईपीसी और सीआरपीसी में क्या फ़र्क है। याद रखिए आप लोगों को करंट अफेयर्स पढ़ते रहने हैं इस चीज़ के। तो दोस्तों ये हो जाता है आपके सवाल का जवाब। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये हमारी सीरीज़ ज़रूर पसंद आ रही होगी सवाल जवाब की। इसका मकसद सिर्फ यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछें, जिससे अगर आपका एक डाउट दूर होता है तो हो सकता है किसी के 10 दूर हो जाएं। इसीलिए सवाल पूछिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी। अगर इसके बाद भी इसके अंदर कोई क्वेरी आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।